हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिग्स डिमांड थ्योरी, जिसे हम रिवाइज डिमांड थ्योरी भी कहते हैं, जो हिग्स ने दी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हिग्स ने अपनी डिमांड थ्योरी दी थी अपने वर्क में। जो बुक थी इनकी वो थी वैल्यू एंड कैपिटल, जिसमें इन्होंने अपनी ओरिजिनल डिमांड थ्योरी दी थी। ठीक है। 1956 में इन्होंने अपनी जो थ्योरी है ना उसको रिवाइज किया और एक नई पब्लिश करी एक बुक जिसका नाम था अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। अभी ऐसा क्यों किया? ये रिवीजन जो करी थी वो इसीलिए करी थी बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सैमुअलसन की रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच आई थी। पहले हिग्स ने अपनी डिमांड थ्योरी दी थी इन द फॉर्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो हम पढ़ते हैं ना, इंडिफरेंस कर्व, मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस, और इंडिफरेंस कर्व शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन जहां पे कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अटेन करता है। उससे हिग्स ने डिटरमाइन किया था कि हम कैसे ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड निकाल सकते हैं। बट इन्होंने हिग्स ने ये अजम्पशन ली थी कि हम ना कंज्यूमर को देख नहीं सकते वो एक्चुअल क्या चीज खरीद रहा है या क्या उसको पसंद है, वो नहीं रिवील करता। लेकिन उनकी थ्योरी के बाद पॉल सैमुअलसन आए, उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रिवील नहीं करता। अगर उसके पास ए और बी दो गुड हैं और अगर वो ए को खरीद रहा है तो इसका मतलब यही तो हो गया कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर रहा है, मतलब बता रहा है कि ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। तो जब ये चीज आई तो हिग्स ने क्या किया, जो उनका ओरिजिनल जो कर्व था इन डिफरेंस कर्व से, जो वो बता रहे थे, डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे थे और इमेजिन कर रहे थे हाउ मच सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलेगी। बट ये जो इनकी इंडिफरेंस थ्योरी थी ना, इंडिफरेंस कर्व की, वो रिलाय थी इस अजम्पशन में कि प्रेफरेंसेस डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, जो मैंने आपको बताया। लेकिन जब पॉल सैमुअलसन ने अपनी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बताई और उसमें ये कहा कि जो आपकी जो पहले जो प्रॉब्लम है ना कि हमें गैस करना पड़ेगा पर्सन की प्रेफरेंसेस ऑन सेटिस्फैक्शन, जो कि गलत है, क्योंकि यूटिलिटी इज नॉट समथिंग वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व। पहले की जो ट्रेडिशनल डिमांड थ्योरीज थी ना उसमें ये कहा जाता था कि हम कंज्यूमर कि जो सेटिस्फैक्शन है या कंज्यूमर क्या परचेज कर रहा है, हम उस चीज को नहीं जान सकते कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर रिवील नहीं करता। लेकिन जब पॉल सैमुअलसन ने अपनी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी लाई, वो कह रहे क्यों नहीं करता। अगर मेरे सामने मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और एक पर्सन बनाना की जगह ऑरेंज खरीद रहा है, तो वो यही तो रिवील कर रहा है कि मेरे को बनाना से ज्यादा ऑरेंजेस पसंद है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद क्या हुआ है कि सैमुअलसन की इंट्रोडक्शन देखकर हिग्स ने रियलाइज करा कि ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन, मतलब सैमुअलसन की जो बात है ना वो बहुत सही है। तो उन्होंने दोबारा अपने आप को मॉडिफाई किया, उन्होंने सीखा कि हाँ भाई सैमुअलसन जो कह रहे हैं वो सही है, और उन्होंने अपनी दोबारा बुक लाए अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। ठीक है, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि सैमुअलसन का जो वर्क है ना वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो हमारा काम था उससे ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैं सोच रहा था कि रिवील नहीं करता कंज्यूमर, लेकिन अगर सैमुअलसन बोल रहे हैं और ये सही बोल रहे हैं, हम प्रेफरेंस पता कर सकते हैं, तो ये ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन है। तो उन्होंने उस चीज को अपना के एक रिवीजन बनाई डिमांड थ्योरी की। तो हिग्स ने इंटीग्रेट कर दिया रिवील्ड प्रेफरेंस को अपनी इनिशियल एनालिसिस में, और अब इन्होंने दिखाया कंज्यूमर का डिमांड कुड बी एक्सप्लेन यूजिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रेदर देन रिलाइंग सोलनली ऑन यूटिलिटी या इंडिफरेंस। पहले जो मतलब हिग्स का जो काम था ना, वो क्या बताते थे, ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है, जो टेंजेंसी पॉइंट है, जैसे हम पढ़ते नहीं थे MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशो, तो ये हमारा ऑप्टिमल बंडल है, यहाँ पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो इतने यूनिट वो एक्स की कंज्यूम करेगा, इतने वाई की, ये हिग्स का ही बताया हुआ है सारा। बट जब इन्होंने सैमुअलसन की बात सुनी कि रिवील्ड कर सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज ही नहीं करा रिवाइज्ड में।
अब वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग इनडिफरेंस कर्व और विदाउट यूजिंग यूटिलिटी मैं जब भी दिखाऊंगा कि कंज्यूमर कैसे अपने डिमांड कर्व ड्रॉ करता है या कैसे रिवील करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिक्स ने इंट्रोड्यूस करा प्रेफरेंस हाइपोथेसिस एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ आइडियल कंज्यूमर। हिक्स ने इंट्रोड्यूस करा क्या, प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, उसको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बना के चले हैं कि इससे हम आइडियल कंज्यूमर के बिहेवियर को मतलब स्टडी करेंगे। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट कंज्यूमर बिहेवियर अलाइन करता है अपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस से, यानी कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा वो डिपेंड करेगा, वो हमें पता चलेगा बाय उसके स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस थे, वो किस कमोडिटी को ज्यादा प्रेफर करता है किससे, उससे हमें पता चलेगा कंज्यूमर का बिहेवियर। सो अकॉर्डिंग टू हिक्स के अकॉर्डिंग आइडियल कंज्यूमर कौन है? एक आइडियल कंज्यूमर हमेशा वो है पर्सन जो सिलेक्ट करेगा ऑप्शन दे वैल्यू द मोस्ट अमंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। अगर आपको 50 मैं ऑल्टरनेटिव देती हूँ तो एक आइडियल कंज्यूमर वो है, वो उन 50 में से वो चीज उठाएगा जो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, सबसे ज्यादा उसके लिए वैल्यूएबल है। तो देयर डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। तो जो उसका कंडीशन है कि उन 50 में से जो भी वो चूज करेगा वो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन के ऊपर। अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केट कंडीशन कंज्यूमर मेक करता है एक स्पेसिफिक चॉइस वाइल डिफरेंट मार्केट कंडीशन लीड टू डिफरेंट चॉइस। कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वो मार्केट में जाए तो उसके पास मतलब बास्केट जो आए या मान लो अवेलेबल जो ऑप्शंस वो हो कि बस ए बी सी हमारे पास 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, आप इन तीनों में से चूज कर लो, तो वो ए चूज कर रहा है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, देयर डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, तो मार्केट कंडीशन यही है कि मान लो फर्स्ट सिचुएशन में आपके पास, आप मार्केट में गए सिर्फ 3 टाइप के फ्रूट्स थे तो अब आप उसमें से चूज करोगे। सेकेंड टाइम गए तो आपके पास अब कॉम्बिनेशन जो मार्केट कंडीशन है, मतलब अब आपके पास बी और सी तो है लेकिन अब डी फ्रूट आ गया, ए हट गया, तो उस कंडीशन में आप क्या चूज करोगे? तो यही लिखा है अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केट कंडीशन कंज्यूमर एक स्पेसिफिक चॉइस रखेगा, वाइल डिफरेंट मार्केट कंडीशन में उसकी डिफरेंट चॉइसेस हो सकती है। ठीक है, सो हेयर ऑल दीज चॉइसेस रिफ्लेक्ट करता है एक कंसिस्टेंट और लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। ये है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हिक्स के लिए, इसलिए हम हिक्स की लॉजिकल ऑर्डर थ्योरी भी कहते हैं इसे। कि इन्होंने कहा है एक आइडियल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होगा जो अपने बिहेवियर में ना कंसिस्टेंसी दिखाएगा। अब कंसिस्टेंसी आप इंग्लिश में वैसे ही मैं पूछूं तो क्या मतलब होता है? कि वो कंसिस्टेंट है, उसे पता है मुझे क्या चूज करना है किस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए बी सी ऑप्शन है, अगर मैं ए चूज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी से ज्यादा वैल्यू मैं ए को दे रही हूँ। ठीक है, अब सेकंड बास्केट में मान लो बी सी डी है, अब इसमें तो ए है नहीं, तो मैं ये अज्यूम करूंगी ए तो मेरे पास है नहीं, अब इन तीनों में से जो मेरे को बेस्ट लगेगा मैं वो चूज कर लूंगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर कंज्यूमर कंसिस्टेंट है अपनी चॉइसेस में और वो लॉजिकल ऑर्डर दिखा रहा है कि यहाँ पे ए इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड सी, और अगर इस बास्केट में वो सी उठा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सी इज प्रेफर्ड ओवर बी ऑल्सो एंड डी ऑल्सो। तो अगर हम थर्ड टाइम अगर कोई मैं बास्केट लिखूं तो उसमें अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं अब ए और हम कह दें कि सी और डी है, अगर इनमें से वो ए चूज कर रहा है एंड बी सी डी में आपने सी चूज कर लिया, तो इससे आपको क्या पता चला कि ए प्रेफर्ड है बी और सी से, और अगर बी सी डी है तो उन्हें सी प्रेफर करा है, यानी कि सी इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड डी। तो अगर इस बंडल में वो सी प्रेफर कर रहा है तो क्या हम उसके बिहेवियर को कंसिस्टेंट कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमर ए और सी होने के बावजूद ए चूज कर रहा है तो इसका मतलब तो जब भी सी होगा उसके आगे ए और सी होंगे तो कंज्यूमर को ए ही चूज करना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी जब दिखेगी जब वो बंडल ऐसे चूज कर रहा है कि तीनों में मैं प्रेफर कर रहा हूं ए, तो मतलब बी और सी अगर मेरे पास आए इन तीनों में मैं ए को प्रेफरेंस दे रहा हूं,
और बी सी डी, अब इसमें क्योंकि ए नहीं है तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस गई सी को, करता मैं ए को ही लेकिन ए प्रेजेंट नहीं था इसलिए मैं सी पे चला गया, तो अब सी प्रेफर्ड है बी और डी के आगे। तो इस बंडल में अगर मेरे पास ये होगा तो पहली मेरी प्रेफरेंस होनी चाहिए ए, क्योंकि ए और सी जब प्रेफर्ड थे तो मेरी प्रेफरेंस ए की थी, तो मैं अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट रख रही हूँ, सेम रख रही हूँ हर सिचुएशन में, और उससे मैं ऑर्डरिंग कर सकती हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ए होगी, अगर वो नहीं मिलता है तो मैं सी पे जाऊंगी, अगर वो नहीं मिलता है तो मैं थर्ड ऑप्शन पे जाऊंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। हिक्स ने अपनी रिवीजन ऑफ थ्योरी डिमांड थ्योरी में स्टार्ट किया है लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग, कि हम ऑर्डर करेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना हर एक सिचुएशन में हर एक गुड अवेलेबल हो, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो उसमें हम आपको कैसे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं कि श्वेता को सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे ये पसंद है, देन अगर वन नहीं है तो वो इसको चूज करेगी, अगर सेकंड ये भी नहीं है तो वो थर्ड चीज चूज करेगी, तो ऑर्डर तो हमें पता होना चाहिए ना, तो वही उन्होंने स्टेट किया लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग इटसेल्फ रेदर देन ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन को छोड़कर। सो अकॉर्डिंग टू हिग्स जो डिमांड थ्योरी है जो कि बेस्ड है हमारी प्रेफरेंस हाइपोथेसिस क्योंकि मतलब इन्होंने इस टाइम पे प्रेफरेंस निकाली है कि कंज्यूमर कौन से गुड को प्रेफर कर रहा है, वो एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन बन गया ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे इन्होंने दो टाइप की बात करी है, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, एक होता है वीक ऑर्डरिंग। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब क्लियर एंड स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है दो बंडल्स के बीच में कंज्यूमर के लिए। जैसे मेरे पास अगर एक ए है एक बी है, मैंने ए को चूज किया है, तो इसका मतलब है मैं ए को ही चूज करूंगी बी के ऊपर। अगर मान लो तीन बंडल है ए बी सी, मेरे पास ये थ्री कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब है कि मेरे लिए ए ही प्रेफर्ड है बी से, या ए ही प्रेफर्ड है ओवर सी, क्लियर कट हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास दो बंडल्स हैं ए और बी और कंज्यूमर को डिसाइड करना है, तो ये भी हो सकता है कि ए वो स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है बी के, या बी स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है। तो यहां पर ये रूम नहीं होता कि हम इनडिफरेंट है। अगर मैं कह रही हूं मैं ए को चूज कर रही हूं ओवर बी और सी, तो इसका मतलब है मेरे को ए ही चाहिए, बी और सी को मैं वैल्यू नहीं कर रही, उनसे ज्यादा वैल्यू मेरी ए को है। आप यूं नहीं कह सकते कि मैं ए चूज कर रही हूं तो ए और बी के बीच में मैं कंफ्यूज हूं, नहीं, मैं ए चूज कर रही हूं तो मतलब मेरी प्रेफरेंस ए के लिए ही है, इनडिफरेंस नहीं हूं मैं किसी भी बंडल के बीच में। ठीक है, और यहां पर इनडिफरेंस का जो फीचर है, इनडिफरेंस मतलब कोई भी बंडल आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो अगर मैं इन तीनों में से ए को सिलेक्ट कर रही हूं तो मतलब ए मेरे लिए बेटर है। आप यूं नहीं कह सकते कि ए और सी के बीच में इंडिफरेंस थे इसलिए आपने ए चूज करा, नहीं, मेरे को ए ही प्रेफर्ड था इसलिए मैंने ए चूज करा। सो एग्जाम्पल अगर आप डिसाइड करो दो मील्स के बारे में, सो इफ यू स्ट्रांगली लाइक पिज्जा ओवर पास्ता, यू विल ऑलवेज चूज पिज्जा, लिविंग नो रूम फॉर इनडिफरेंस, के लिए नहीं छोड़ोगे। अगर आप कह रहे हो, अगर आपसे कोई पूछे पिज्जा और पास्ता क्या खाना है, आप कह रहे हो मेरे को पिज्जा खाना है, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि आपको पिज्जा ही खाना है। ये नहीं मतलब हुआ इसका कि मैं पिज्जा भी खा सकता हूँ मैं पास्ता भी खा सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। वीक ऑर्डरिंग क्या होता है? A set of item is weakly ordered if the item are clustered into groups, but none of the item within the group must be put ahead of the other. वीक ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है, मान लो आपके पास बंडल्स हैं, इन बंडल्स के अंदर दो चार आइटम है या कितने भी ग्रुप्स हैं, आप इन ग्रुप को लेकर, क्लस्टर को लेकर तो कह सकते हो कि मेरे को नेसेसिटी गुड ज्यादा है लग्जरी आइटम से या सो ऑन, लेकिन अगर मान लो मैं कह रही हूं यहाँ पे है लग्जरी गुड्स, यहाँ पे है नेसेसिटी लाइक दिस, और यहाँ पे कोई भी वैसे ही नॉर्मल या कुछ भी ले लो थर्ड ग्रुप, मैं ये ऑर्डर कर सकती हूँ कि सबसे पहले मैं नेसेसिटी पे जाऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं नॉर्मल एवरेज कंडीशन पे जाऊंगी, फिर मैं लग्जरी पे जाऊंगी, ये मैंने ऑर्डर कर सकती हूँ। बट नेसेसिटी के अंदर अगर मेरा सॉल्ट है, मिल्क है, इनको मैं ऑर्डर नहीं कर सकती कि मेरे को इनमें से क्या ज्यादा प्रेफर है फिर क्या है।
ठीक है। तो मान लो दो बंडल्स हैं आपके पास, ए और बी। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ए से प्रेफर्ड हो, ए इज प्रेफर्ड टू बी, या बी इज प्रेफर्ड टू ए। और कंज्यूमर इनडिफरेंट भी हो सकता है कि ए और बी में मैं इनडिफरेंट हूं। तो यहां पर एग्जांपल आता है, अगर एक पर्सन, एक बंडल उसने चूज करा मान लो ए, जिसके अंदर 3 एप्पल्स और 2 ऑरेंजेस हैं, when they could have also chosen bundle B जिसमें 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस हैं। कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन थे, तो या तो वो बंडल ए चूज करे जिसमें 3 एप्पल 2 ऑरेंजेस हैं, या वो बंडल 2 चूज करे जिसके अंदर 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस हैं। अगर बंडल ए को चूज कर रहा है तो इट मींस या तो वो इसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है बी से, या ये भी हो सकता है कि ए और बी में उसे समझ ही ना आया हो, वो कह रहा है मैं इनडिफरेंट हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब ये चीज रेस्टोरेंट में देखो, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो तो मेल जो होते हैं ना, जैसे हमारी फैमिली में भाई है, वो कहेगा मेरे को तो पिज्जा ही खाना है, तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ऑन दी अदर हैंड अगर लेडीज से पूछा जाए, वो क्या कहती है, जो भी मंगवाओ खा लेंगे। तो दे आर शोइंग वीक ऑर्डरिंग। ठीक है, कि मतलब हम इनडिफरेंट है, आप मंगाओ तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो नाउ अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, मान लो प्राइस ड्रॉप हो गया और बंडल बी अब मान लो चीपर हो गया, ए से चीपर अब बी हो गया, तो वीक ऑर्डरिंग कहती है कि आप सडनली अपने जो प्रेफरेंस है उसको स्विच नहीं कर सकते। अब आप करोगे क्यों नहीं स्विच कर सकते, जब बंडल मेरे लिए सस्ता हो गया। पहले मान लो बंडल ए और बी मेरे को कॉस्टिंग देता था 100 रुपीज की, तो मैंने कहा कि मैं बंडल ए चूज करूंगी ओवर बी। अब मान लो बंडल बी का प्राइस 80 हो गया। ठीक है, मान लो ये पहले दोनों 100 के थे, अब ये 80 हो गया। तो वीक ऑर्डरिंग कहती है इस केस में भी आप अगर पहले ए को चूज कर रहे थे बी के उसमें, तो अब भी आप ये ही चूज करोगे, चाहे सस्ता क्यों ना हो जाए। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये तो कोई भी पर्सन चेंज करेगा। लेकिन इसमें एक अजम्पशन ली गई है कि वीक जो ऑर्डरिंग है, हमारी वीक जो एग्जाम है, वो फोकस करती है प्रेफरेंस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इनकम चेंजेस हो रहे हैं या प्राइस चेंज हो रहे हैं, उनका कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो आप प्रेफर कर रहे हो ना, कोई भी कमोडिटी या कोई भी बंडल, उसमें कंसिस्टेंसी आपकी दिखनी चाहिए। तो वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस बेस्ड है हमारे बिहेवियरल के लिए कंसिस्टेंसी में, एंड दे आर अज्यूमिंग दैट कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है ना वो स्टेबल रहेगी ओवर टाइम, अनलेस जब तक उसकी टेस्ट ही ना चेंज हो जाए या जरूरतें ना बदल जाए। उस टाइम पे तो वो बंडल चेंज कर सकते हैं अगर उनकी जरूरतें बदल गई, उनका टेस्ट ही चेंज हो गया। पहले मेरे को बहुत पिज्जा पसंद था, अब मेरे को पास्ता पसंद है, उस चीज में समझ आता है। लेकिन आप बस प्राइस के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से आप बंडल नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हम आपके बिहेवियरल में कंसिस्टेंसी देख रहे हैं और फैक्टर्स को हमने फिक्स्ड रखा हुआ है। सो इट डज नॉट डायरेक्टली अकाउंट फॉर चेंजेस इन रियल इनकम और परचेजिंग पावर दैट रिजल्ट फ्रॉम प्राइस चेंजेस। तो वीक एक्सियम जो भी हम प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो प्रेफरेंस को हमें कंसिस्टेंसी देखनी है, क्योंकि ऐसे तो एक्स वाई जी फैक्टर है। अब डेली डेली प्राइस किसी का चेंज हो रहा है तो आप तो बंडल ही बदलते रहोगे, तो इसमें स्टडी कैसे कर पाएंगे। आपके बिहेवियर में कुछ कंसिस्टेंसी होगी, जभी तो कोई अजम्पशन या कुछ आगे हम रिजल्ट निकाल पाएंगे। आप कह रहे हो आज मैं ए और बी में से ए चूज कर रहा हूँ, कल मेरा मन बदल गया मैं बी चूज कर रहा हूँ, फिर मैं ए, तो उसके ऊपर तो थ्योरी बन ही नहीं सकती ना। तो इसलिए कह रहे हैं कोई एक्स वाई जी फैक्टर चेंज हुआ है, प्राइस कम हो गया, इनकम बढ़ गई, वो उस चीज को हटा दो। आप बस प्रेफरेंस में कंसिस्टेंसी देखनी है हमें कंज्यूमर के। ठीक है, आगे चलते हैं। हिक्स ने एक्सेप्ट किया वीक एक्सियम, तो एक्सेप्ट किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्सियम को एक्सेप्ट नहीं किया है। पॉल सैमुअल्सन ने दो चीज दी थी, एक था वीक एक्सियम रिवील्ड प्रेफरेंस, एक स्ट्रॉन्ग, हमने दोनों डिस्कस कर लिए। तो उन्होंने, हिक्स ने जो है ना, वो वीक एक्सियम को एक्सेप्ट करा है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हिक्स ने वीक वाले को
एम्ब्रेस किया है क्योंकि ये लॉजिकल फ्रेमवर्क दिखाता है और दिखाता है कि अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर की चॉइसेस में इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। वी क्या कहते हैं कि अगर कंज्यूमर ए और बी, ए को चूज कर रहा है ओवर बी जब दोनों अफोर्डेबल है, तो दे शुड नॉट चूज बी ओवर ए व्हेन बोथ आर अफोर्डेबल अगेन इन द फ्यूचर अनलेस देयर प्रेफरेंसेस जब तक चेंज नहीं हो सकती। तो अगर वो ए को चूज कर रहा है ओवर बी तो वो यही रहेगा अनलेस उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज ना हो जाए। ये थोड़ी सी ना फ्लेक्सिबिलिटी देती है कंज्यूमर को, अलाउइंग अ पोटेंशियल शिफ्ट वो कर सकता है। अगर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है या मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो वो अपने बंडल को चेंज कर सकता है, लेकिन फिर भी चेंज करने के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। वहीं पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रिक्ट वर्जन है जो रिक्वायर करता है कंप्लीट कंसिस्टेंसी फॉर प्रेफरेंसेस अक्रॉस ऑल पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर एक कंज्यूमर ए को चूज कर रहा है बी को, देन दे शुड ऑलवेज प्रेफर ए ओवर बी इन एनी सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। अगर उसने एक बारी ए को बी से प्रेफर करा तो वो हर बारी बंद चुका है कि वो ए ही प्रेफर करेगा रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस या अदर चेंजेस कुछ भी हो। कि हमें मतलब नहीं पता चलता, आपने अगर ए बंडल को बी से ऊपर कर दिया, बी जब दोनों बंडल अफोर्डेबल थे और आपने ए चूज कर लिया, तो इसका मतलब है ये पत्थर की लकीर हो चुका है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। वो रिप्रेजेंट करती है हमारी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, हिग्स ने फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज टू रिजिड एंड अनरियलिस्टिक है। रियल सिनारियो में कंज्यूमर की प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस्ड होती है बहुत सारे फैक्टर्स से, और एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी माइट नॉट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती कि कंज्यूमर का एक्चुअल बिहेवियर। अब आपको हर बार कोई कहे नहीं आप पेप्सोडेंट और कोलगेट में पेप्सोडेंट लेके गए थे, हर बार पेप्सोडेंट ही लेते रहो, ये थोड़ी बात होती है। कई बार होता है ना हमारा टेस्ट नहीं भाई ये जमानी, अब हम कोलगेट लेंगे या कोई और चीज लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए हिक्स ने उसको माना है और इसको स्ट्रॉन्ग वाले को थोड़ा सा नहीं माना। तो प्रोफेसर हिक्स ने अज्यूम करा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चॉइस बिहेवियर में एक कंज्यूमर जिसको हम स्टडी करें आइडियल कंज्यूमर में, whose scale of preferences remain unchanged when प्राइस या उसकी मनी चेंज हो जाए तो उससे उसकी प्रेफरेंसेस में फर्क नहीं आना चाहिए। तो इस लॉ को डिराइव करने के लिए कंज्यूमर ने कंसिस्टेंसी टेस्ट करा है, जो सैमुअल्सन ने भी करा, लेकिन सैमुअल्सन का थोड़ा सा कहते हैं इजी है, इसने थोड़ा सा और ज्यादा कंडीशंस बताई है। तो हिक्स ने अपनी कंसिस्टेंसी टेस्ट को बोला है डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग सिनारियो लिए हैं। तो पहला सिनारियो होता है यहाँ पे ये, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस में गुड है और वाई एक्सिस में कंपोजिट गुड भी कह सकते हो या आप मनी ले सकते हो। तो यहाँ पे दो बंडल्स आपको दिख रहे हैं, ए फर्स्ट लाइन ये सीन, ये बी, यहाँ पे ए बंडल है यहाँ पे बी है। अगर मान लो कंज्यूमर कह रहा है मैं ए बंडल लूंगा, वो कह रहा है ए इज प्रेफर्ड ओवर बी, उसने ए चूज कर लिया, जबकि दोनों प्रेफर्ड थे, दोनों वो खरीद सकता था क्योंकि इस बजट लाइन के तो अंदर ही आ रहा है ना ये भी। तो अगर मान लो कंज्यूमर ने ए खरीदा है, ए को प्रेफर किया ओवर बी, तो मतलब कंज्यूमर रिवील कर रहा है कि ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। अब सेकंड सीन ये आता है, मान लो सिर्फ यहीं पे मार्केट कंडीशन यही है और सिर्फ यही अवेलेबल है बी, उस केस में कंज्यूमर अब बी को चूज कर रहा है, तो क्या वो ये बिहेवियर कंज्यूमर का कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट मतलब क्या ये जायज है? जैसे आप समझ रहे हो कि मान लो ये डायग्राम है और इसमें दो बंडल्स आपको दे रखे हैं ए और बी। फर्स्टली मैंने आपसे पूछा कि आपके पास ए और बी हैं, दोनों हैं, आप कौन सा चूज करोगे? आपने कहा मैं ए चूज करूंगा, ए और बी जब दोनों हैं, तो आपका आंसर आ गया ए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये हटा दो, ये आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आप हो सिर्फ बी, इतना है। अब इसमें बताओ आप कौन सा बंडल चूज करोगे? अब ए तो मेरी लिमिट में ही नहीं है, खरीद ही नहीं सकती, तो मैं तो बी करूंगी ना। तो जो अवेलेबल है उसमें तो मैं बेस्ट ही चूज कर रही हूँ ना। तो ये दिखा रहा है मेरा कंसिस्टेंट बिहेवियर कि मैं, आप अगर मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये मेरे को कह सकते हो कि श्वेता ने जब दोनों अवेलेबल थे तो उसने ए खरीदा, लेकिन जब ए अवेलेबल नहीं था तो वो तो खरीद ही नहीं सकती थी, तो वो बी पे ही तो आएगी जो अवेलेबल होगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सिचुएशन ए में ए को प्रेफर किया गया।
अंडर चाहे स्ट्रॉन्ग देख लो या वीक देख लो, हो सकता है मैंने ए इसलिए प्रेफर करा हो कि ए मेरे को ज्यादा प्रेफर्ड है बी से, या हो सकता है मैं दोनों में इंडिफरेंट थी लेकिन फिर भी मैंने ए ही चूज कर लिया कि चल ठीक है कोई नहीं। लेकिन बी सिचुएशन में जब ए आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो आप बी ही चूज करोगे ना, तो ये आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर दिख रहा है। तो यहां पर यस, ये बिहेवियर आपका कंसिस्टेंट है। फिर देयर आर वेरियस सिचुएशन, इन्हीं दो लाइनों को हम पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अब इसी लाइंस वही हैं दो, अब इनको मैंने क्रॉस कर दिया चारों, और ए बंडल, अब दोनों पॉइंट्स इधर ले लिए, फिर दोनों नीचे ले लिए, दोनों ऊपर ले लिए, दोनों नीचे ले लिए। अब आप इसमें खुद ही जज करो। मान लो पहले लाइन है ये वाली, ए सिनारियो, ए और बी बंडल है, मैंने मान लो ए चूज कर लिया। जब मेरे पास बी भी अवेलेबल था और ए भी था, मैंने ए चूज कर लिया कि ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। ओके, अब मान लो इसकी जगह अब मेरे पास सिर्फ ये वाली लाइन है। अब अगर मैं इस लाइन पे रहूंगी तो क्या ए मेरे लिए अचीवेबल है? नहीं है, वो इस बजट लाइन के ऊपर जा रहा है। तो मेरे पास सिर्फ बी ही है, तो क्या मैं ए प्रेफर कर सकती हूँ? नहीं, तो मैं बी के साथ जाऊंगी। तो यहां पर आपको क्या बिहेवियर दिख रहा है? पहले मैं इस लाइन पे थी, यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या आप बंडल ए चूज करो या बी वाला चूज करो। तो मैंने बंडल ए चूज कर लिया, ठीक है। तो इससे मेरा दिखा कि आई प्रेफर ए ओवर बी, ठीक है। अब मैं हूं इस बजट लाइन पे, अगर इसमें मैं देखूंगी तो ए तो अनअटेनेबल है, मैं नहीं अटेन कर सकती। तो कौन सा प्रेजेंट है? बी, तो मैं बी चूज कर रही हूं। तो क्या मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट है? हाँ जी, कंसिस्टेंट है। जब ए अटेनेबल है ही नहीं तो मैं कहां से खरीदूंगी? सेकंड सीन में आ जाते हैं। अब सीन ए ले लेते हैं पहले, फिर से ए बंडल वाला, मान लो इसमें हूं मैं। अब क्या इस लाइन में अगर ए और बी बंडल, क्या मैं बी को कंज्यूम कर सकती हूँ इस लाइन में? नहीं, क्योंकि ये भी ए वाली लाइन देखो आप, इस लाइन से बाहर जा रहा है, तो ये तो अटेनेबल है ही नहीं, तो मैं तो ए ही चूज करूंगी, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैं बी खरीद ही नहीं सकती, ये इस बजट लाइन के बाहर जा रहा है। तो ए मेरी चॉइस हो गई। अब यहां पे आ जाते हैं ये, इसमें इसमें क्या सीन है? बी है, बी बंडल है इस लाइन पे, और ए है इसके अंदर लाई कर रहा है। अब ए और बी दोनों अवेलेबल थे, लेकिन मैं बी के साथ जा रही हूं, तो क्या ये बिहेवियर मेरा कंसिस्टेंसी दिखा रहा है? हाँ जी, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि बी मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूं, हो सकता है मैं दोनों के बीच में इंडिफरेंट हूं, जरूरी थोड़ी है। मैंने बी को प्रेफर कर लिया, जब मैं इस लाइन पे थी बी और ए दोनों अवेलेबल थे, लेकिन मैंने बी को चूज कर लिया। लेकिन सेकंड केस में जब मैं यहाँ पे गई तो बी अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं ए ही तो चूज करूंगी ना, ठीक है। थर्ड पे जाते हैं, सॉरी ये जल्दी खुल गया, कोई नहीं। पहले हम इस लाइन पे हैं। अब इस लाइन पे मैं देखूं तो बी लाई कर रहा है आउटसाइड, तो वो अटेनेबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं ए ही चूज करूंगी। अब इस पे चल जाते हैं, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ए अटेनेबल है ही नहीं, तो मैं बी को ही चूज करूंगी। यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया है। जब मैं इस बजट लाइन पे हूं तो बी इसके बाहर लाई कर रहा है, तो कंज्यूमर ये कंज्यूम ही नहीं कर सकता, तो वो ए ही कंज्यूम करेगा। और जब वो इस बजट लाइन पे है तो ए बाहर है, तो ए ही नहीं कंज्यूम कर सकता, तो वो बी ही करेगा। तो ये भी बिहेवियर आपका कंसिस्टेंट दिखा रहा है कि आप अपने जो स्टिकनेस है कि मेरे को यही चाहिए, उसी पे ही टिके हुए हो। आप उस बंडल को तब छोड़ रहे हो जब वो आप खरीद ही नहीं सकते, आपकी रेंज से ही बाहर हो गया। अब इस बंडल को देख लेते हैं। पहले ये लाइन है, अब इसमें यहाँ पे हमने देखा कि इसमें ए और बी दोनों बंडल है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अंदर ही आ रहे हैं। ए तो इसी लाइन पे है और बी इसके अंदर है, तो ए और बी में से कंज्यूमर ए प्रेफर कर रहा है, ठीक है, गॉट इट। अब मान लो ये लाइन हटा दी, अब ये वाली है सिर्फ। अब इसमें क्या है? बी और ए भी अटेनेबल है, ये खरीद सकता है बंदा, बी भी है, लेकिन इस केस में अब वो बी चूज कर रहा है।
ये कोई कंसिस्टेंसी दिखा रहा है? आपके पास दोनों केस में दोनों बंडल अवेलेबल है, ए और बी। फर्स्ट केस आया ये वाला, इसमें ए और बी मेरे पास दोनों अवेलेबल थे, मैंने ए चूज करा है। यहाँ पर ए और बी दोनों अवेलेबल है लेकिन मैं बी चूज कर रही हूँ, तो ये तो कंसिस्टेंसी हुआ है नहीं। एक बारी मैं कह रही हूँ नहीं मेरे को ये बंडल चाहिए, जब दोनों आपके पास है। मान लो आपके पास मैंने दे दिया कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेट्स से ऑफिस जाओ या आप वर्क फ्रॉम होम करो। एक बार आपका दोनों ऑप्शन है, आप बताओ क्या जाओगे? मैंने कहा मैं ऑफिस ऑफिस जा रही हूँ, दोनों अवेलेबल हैं, मैंने कहा मैं ऑफिस जा रही हूँ। सेकेंड टाइम पूछा, हाँ जी दोनों अवेलेबल हैं आपके पास, क्या करना है आपको? मैं कह रही हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ। तो क्या आप मेरे बिहेवियर से कुछ जान पाओगे? क्या मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट है? जब दोनों अवेलेबल हैं दोनों टाइम पे, और फर्स्ट टाइम आप कह रहे हो मैं ऑफिस जाऊंगी, दूसरी टाइम कह रहे हो आप मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, तो कोई बंदा क्या जज करेगा इससे? तो ये बिहेवियर आपका दिखा रहा है इनकंसिस्टेंसी। अगर मैं आपको ये कहूं दोनों ऑप्शन है, आप कह रहे हो ऑफिस जाऊंगी मैं, ठीक है। सेकेंड बारी में मैं ये कह रही हूं कि सिर्फ आपके पास ऑप्शन ही वर्क फ्रॉम होम का है, तब आप उसको चूज करो तो समझ आ रहा है कि आपके पास ऑफिस जाने का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब वो दो पॉइंट जो हमने बात करे वो ऐसे भी हो सकते हैं कि एक इंटरसेक्शन पे आ रहा है, एक यहाँ पे बाहर है। तो ठीक है, अगर मैं इस लाइन को लूं तो इसमें बी तो अनअवेलेबल है, अनअटेनेबल है, तो मैं ए ही चूज करूंगी, सही है। और यहां पर इस लाइन को देखूं तो ए और बी अब दोनों सेम ही लाइन पे है, अब कौन सा कंज्यूमर को प्रेफर करना चाहिए? तो क्या ये कोई कंसिस्टेंसी दिखा रहा है? यहां पे समझ आ गया कि मैं बी को नहीं चूज करूंगी, ए को करूंगी, क्योंकि बी अनअटेनेबल है। लेकिन यहां पर दोनों अटेनेबल है, तो इस केस में क्या होना चाहिए? तो सिचुएशन ए में चॉइस ए कंसिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि बी अनअटेनेबल है। बी तो बजट लाइन के बाहर जा रहा है, तो मैं खरीद ही नहीं सकती, मैं ए ही खरीदूंगी। लेकिन सिचुएशन बी में, मतलब इस लाइन में बी को हम चूज कर रहे हैं, इट मींस बी या तो प्रेफर्ड है ए से, या इन दोनों में कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इसलिए वो इसको चूज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम इनकंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइम पे जब कंज्यूमर ने ए को खरीदा, जब बी अवेलेबल था ही नहीं, तो उसे ए ही चूज करना था। अब इस केस में जो जब ये हमने लाइन ली तो दोनों अवेलेबल हैं, अब ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर कह रहा है ए और बी मैं तो इंडिफरेंट हूं, कोई भी दे दो। या यूं भी हो सकता है बी को वो ए से प्रेफर कर रहा है, मान लो बी को उसने ए से प्रेफर करा इस केस में, ठीक है। दोनों ऑप्शन थे, मैं बी की तरफ चली गई। सेकंड ऑप्शन क्या आएगा कि ये लाइन है, अब आप क्या चूज करोगे? ए ही तो करेंगे, तो कंसिस्टेंसी तो दिख रही है, यस कंसिस्टेंट है। लास्ट केस आता है, मान लो इंटरसेक्शन पे पॉइंट ए है और बी अब यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट सिनारियो देखूं तो बजट लाइन मेरा यहाँ है, ए और बी दोनों मैं अटेन कर सकती हूँ। अब बताओ कौन सा चूज करा है? मान लो कंज्यूमर ने ए चूज कर लिया। अब दूसरी सिचुएशन जाते हैं यहाँ पे, अब ए और बी इसमें भी अवेलेबल है, अब कंज्यूमर क्या चूज कर रहा है? अगर वो अब बी कर रहा है तो यहां पर आ जाती है ये चीज कि एक सिनारियो में कंज्यूमर ए शोज वीक ऑर्डरिंग, ए वाले में इसमें, यानी कि ए और बी में वो कह रहा है ए मेरे को ज्यादा प्रेफर्ड है। लेकिन चॉइस बी में, यानी कि इस वाली लाइन, सॉरी नीचे वाली बी वाली लाइन में चॉइस बी शो कर रही है, या तो ए और बी में वो इंडिफरेंट है, या वो बी को प्रेफर कर रहा है ए से। ठीक है, तो यहां पर वन चूजन पॉइंट लाइज इनसाइड, और ये दिखा रहा है हमारा इनकंसिस्टेंटली, क्योंकि हम कंज्यूमर के लिए नहीं कह सकते। इस लाइन पे है जब दोनों अवेलेबल है तो वो ए चूज कर रहा है, यहां पर भी दोनों अवेलेबल है तो वो बी चूज कर रहा है, तो वो कहना क्या चाह रहा है? तो यहां पर आ गया इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। तो इसमें जो हिक्स का ये जो डिमांड थ्योरी है, इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में ही डिस्कशन है। तो आप बस दो लाइनों को ज्वाइन करके और इनके पॉइंट्स ऊपर नीचे दोनों को ऐसे, एक इंटरसेक्शन पे एक नीचे, फिर एक इंटरसेक्शन पे ऊपर,
एक बारी दोनों को नीचे, दोनों को ऊपर, ऐसे केसेस बना के कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी खुद ही जज करो। तो उससे आपको क्लियर होगा कि क्या कब कंज्यूमर का बिहेवियर कंसिस्टेंट है, मतलब रिलायबल है, हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को ये चीज प्रेफर है ओवर दिस। और अगर कंज्यूमर चूज करने में मतलब अलग सा चीज दिखा रहा है कि जब दोनों अवेलेबल है एक बारी में वो ए चूज कर रहा है, अगले दिन पूछो ए और बी में से तो वो बी चूज कर रहा है, तो ये तो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है ना। इससे हम क्या कंज्यूमर का पता लगा सकते हैं। सो दैट्स इट, इसमें यही था, इसके अलग अलग सिनारियो जो कंसिस्टेंसी टेस्ट थे वही मेन है। आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकालना है और कैसे हमें दिख रहा है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। सो दैट्स इट, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।